हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है मनी। तो आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि मनी इज़ एवरीथिंग, लेकिन आज हम जानते हैं कि रियल में मनी है क्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। मनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ द मॉडर्न टाइम्स। ये तो आप सबको ही पता है कि मनी हम सबके लिए कितना ज़रूरी है। आजकल हम जितना भी मेहनत करते हैं सिर्फ मनी के लिए ही तो करते हैं। ये मनी इस टाइम डेवलप हुई है, इस टाइम इसकी डिस्कवरी हुई है। इट इज़ the foundation stone around which all the economic activities revolve. It is very difficult to imagine the modern economy life without money. ये तो हम सबको पता है कि हम बिना मनी के अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते। बिना मनी के हम कुछ कर ही नहीं सकते। मनी इस टाइम हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आप लोगों को एक चीज़ तो पता ही होगी, बार्टर सिस्टम, जो कि मनी से पहले चलता था। जब हमारी लाइफ में मनी नहीं थी, जब मनी इन्वेंट नहीं हुई थी, उससे पहले बार्टर सिस्टम चलता था। इसमें क्या होता था कि हम एक प्रोडक्ट के बदले दूसरा प्रोडक्ट लेते थे। मतलब एक सामान के बदले हम दूसरा सामान एक्सचेंज करते थे। इसमें हम उसको बार्टर सिस्टम कहते थे। देखिए, आप डेफिनेशन देखिए, बार्टर सिस्टम रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। जैसे मैंने बताया कि एक सामान के बदले हम दूसरा सामान एक्सचेंज कर देते हैं। एन इकोनॉमी वेयर देयर इज़ अ डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम और सीसी इकोनॉमी। सीसी का मतलब यहाँ पे कमोडिटीज़ है, कमोडिटी फॉर कमोडिटी। मतलब जैसे कि एक जने को गेहूँ चाहिए और दूसरे जने को चावल। ए बंदे को गेहूँ चाहिए और बी बंदे को चावल, तो वो दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे। अगर उनके पास गेहूँ और चावल हैं तो एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे, वो उसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। देखिए, एग्जांपल दिया है इसमें भी। व्हेन अ फार्मर गिव्स व्हीट एंड गेट्स क्लॉथ फ्रॉम द वियर इन रिटर्न, इट इज़ नोन एज अ बार्टर एक्सचेंज। जैसे कि मैंने बताया, इसमें भी सेम एग्जांपल वही दिया है कि एक बंदे को गेहूँ चाहिए और बी को चावल चाहिए, और ए के पास चावल हैं, बी के पास गेहूँ है, तो वो दोनों एक्सचेंज कर लेंगे। लेकिन इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, क्योंकि इसमें जिस बंदे को जो चाहिए वो मिलना बहुत मुश्किल होता है, जिसे कहते हैं हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, इसमें यही है। और आप लिमिटेशन देखिए इसकी, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। सबसे पहले यही है, बार्टर सिस्टम कैन वर्क ओनली व्हेन बोथ बायर एंड सेलर आर रेडी टू एक्सचेंज ईच गुड्स। देखिए, मेन बात यही आती है कि हमें जो चीज़ चाहिए तो सामने वाले को भी वही चीज़ चाहिए जिससे हम उससे एक्सचेंज कर सकें। इसलिए ये चीज़ देखना बहुत मुश्किल हो जाता था कि इसमें कोइंसिडेंस होना बहुत मुश्किल है। जैसे देखिए एग्जांपल, ए कैन एक्सचेंज गुड्स विद बी ओनली व्हेन ए हैज़ वॉट बी वांट्स एंड बी हैज़ वॉट ए वांट्स। ये देखिए, इसमें भी सेम यही बात कह रहा है। ये चीज़ बहुत रेयर होती है, ये चीज़ ढूंढना। अब देखिए, सेकंड लिमिटेशन क्या है, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए क्या होता है कि जैसे एक कोई चीज़ ज़्यादा की है, जैसे अभी हम मनी से मेज़र करें उसको, तो उस टाइम तो कोई करता नहीं था। इस टाइम मेज़र करें, जैसे किसी को के पास सोना है और किसी के पास गेहूँ है, तो वो लोग उस टाइम उस चीज़ को भी एक्सचेंज कर लेते थे। लेकिन आज के टाइम में देखा जाए तो जो गोल्ड है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है वीट से। In the barter system, all commodities are not of equal value and there is no common measures of value of goods and services in which exchange ratio can be expressed. Same बात ये भी, इसमें भी यही लिखी है। अब देखिए आप, थर्ड लिमिटेशन क्या है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट्स। हम बार्टर सिस्टम में ये नहीं कर सकते थे कि हम अभी सामान ले लें और उसका पेमेंट फ्यूचर में कर सकें, लेकिन ये चीज़ आज मनी से पॉसिबल है। देखिए क्या लिखा है, अंडर बार्टर सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग फ्यूचर पेमेंट्स और क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैन नॉट टेक प्लेस विद ईज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीज़न क्या है, द borrower may not to be able to arrange goods of exactly same quality at the time of repayment। यही बात, आज हम मनी की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम फ्यूचर में भी पेमेंट कर सकते हैं, हम क्रेडिट सामान ले सकते हैं, लेकिन पहले नहीं ले सकते थे। पहले हमें एक्सचेंज ही करना पड़ता था। There may be conflicts regarding which specific commodity is to be used for repayment. The commodity to be repayment may lose or gains its value at the time of repayment। ये सेम बात लिखी है जो मैंने बोली है। ये बहुत डिफ़िकल्ट होता था इससे डेफर्ड पेमेंट करना, जो कि हम फ्यूचर पेमेंट करते हैं। डेफर्ड मतलब फ्यूचर होता है, जो कि हम फ्यूचर में पेमेंट कर सकें, डेफर्ड पेमेंट का मतलब। और लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, ये भी बहुत बड़ी लिमिटेशन है।
आज हम क्या है, मनी को हम स्टोर कर सकते हैं, अपनी एक पॉकेट में भी रख सकते हैं। लेकिन पहले के टाइम में बार्टर सिस्टम में हम वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाते थे। अब जैसे हमारे पास 2-3 बोरी गेहूँ है, तो हम उसको कब तक स्टोर करेंगे, वो तो कुछ टाइम में ख़राब होने लगेगी। लेकिन हम मनी को एक लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, अंडर बार्टर सिस्टम इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू स्टोर वेल्थ for future use because most of the goods like wheat, rice, vegetable etc. do not possess durability। देखिए क्योंकि इसमें ड्यूरेबिलिटी होती नहीं थी और आज मनी में ड्यूरेबिलिटी है। स्टोरेज ऑफ गुड्स रिक्वायर टाइम एंड एफर्ट्स, जिसमें कि टाइम और एफर्ट्स भी वेस्ट होता था उसको स्टोर करने के लिए। ये थी कुछ लिमिटेशंस, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। आप ये बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन बहुत अच्छे से देख लीजिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। फिर डेफिनेशन ऑफ मनी, देखिए मेन फंक्शन जो मनी के होते हैं वो 4 ही होते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। जो हमारी लिमिटेशन थी वही बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन थी वही फंक्शन है मनी के। इसी से हमारी डेफिनेशन बन जाती है। देखिए मनी इज़ एनीथिंग which is generally accepted as a medium of exchange, measure of value, store of value and means for standard of deferred payments। तो देखिए अब एक एक करके समझते हैं क्या होता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी एक मीडियम है एक्सचेंज करने का। जैसे पहले हम गुड्स के बदले गुड्स लेते थे, अब हम मनी के बदले गुड्स ले लेते हैं। ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज means that it can be used to make payments for all transaction of goods and services। ठीक है। सेकंड है मेजर ऑफ वैल्यू। आज के टाइम में हम मनी से किसी भी वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं कि इस चीज़ के क्या प्राइस हैं। देखिए मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स दैट मनी वर्क्स एज अ कॉमन डिनोमिनेशन इन विच वैल्यूज़ ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड, जिससे हमारी वैल्यू एक्सप्रेस्ड होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो मनी है। स्टोर ऑफ वैल्यू, जैसा भी मैंने बताया कि मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स दैट मनी कैन बी यूज टू ट्रांसफ़र परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। मनी के पास एक परचेजिंग पावर है जिसको हम फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं, उसको स्टोर करके रख सकते हैं और हम फ्यूचर में भी उससे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, मतलब कि हम इससे क्रेडिट सामान भी ले सकते हैं और हम फ्यूचर में भी पेमेंट कर सकते हैं। हम आज जैसे गुड्स लेके आ गए, कोई चीज़ लेके आ गए और हम फ्यूचर में उसका पेमेंट कर सकते हैं। मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स मीन्स दैट मनी एक्ट एज अ स्टैंडर्ड फॉर पेमेंट्स विच आर टू बी मेड इन फ्यूचर। यही बात लिखी है। और आप देखिए लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी, मनी की लीगल डेफिनेशन क्या होती है। देखिए गवर्नमेंट की तरफ से मनी का मतलब ये होता है जिस चीज़ पे उनका लीगल टेंडर हो वो मनी है। जैसे अभी 500 और 1000 के नोट जो हैं वो बंद हो गए थे, मतलब गवर्नमेंट ने ऐसे हटा नहीं दिए थे मार्केट से कि सबसे छीन लिए। गवर्नमेंट ने क्या करा, उनके ऊपर से लीगल टेंडर हटा दिया तो वो बंद हो गए, उनकी कोई वैल्यू नहीं रही फिर मार्केट में। यही होती है लीगल टेंडर मनी। और इसमें लिमिटेड लीगल टेंडर मनी होती है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी होती है। ये इतना कोई यूज़फुल नहीं है, आप इसको बस एक बार देख लीजिए क्योंकि ये आता नहीं है ज़्यादा एग्ज़ाम में, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। मेन है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होती है, एक तो होता है मनी और दूसरी चीज़ है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई वो चीज़ होती है कि जितनी भी मनी पब्लिक के हाथ में है एक पर्टिकुलर टाइम पे, वो मनी सप्लाई है। देखिए क्या होता है, मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर टाइम पे पब्लिक के पास जितना मनी है वो मनी सप्लाई कहता है। फीचर्स देखिए आप मनी सप्लाई के, फर्स्ट यही फीचर है मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली, मतलब कि जितना पैसा पब्लिक के हाथ में है वो है मनी। इसमें आरबीआई, गवर्नमेंट, बैंकिंग सिस्टम ये नहीं आते क्योंकि ये अलग चीज़ होती है, ये प्रोड्यूसर होते हैं। इसमें प्रोड्यूसर नहीं आते, प्रोड्यूसर सप्लायर नहीं आते, सिर्फ पब्लिक आती है। और मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है और मनी एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, ये बात अलग अलग है, आप इसको अच्छे से समझिए। मनी एक फ्लो कॉन्सेप्ट है और मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। करेंसी विद पब्लिक कंपोनेंट जो होते हैं, करेंसी विद पब्लिक मतलब कि दो टाइप की करेंसी है, एक तो कॉइन्स हैं और एक नोट्स हैं।
जो कॉइन्स हैं वो हमारे पास 10, 5, 2, 1 इन सब चीज़ के हैं। और नोट्स जो हैं वो 2000, 500, 200, 100, बाकी 10 इन सब चीज़ के हैं। तो यही होती है करेंसी विद पब्लिक, जो पब्लिक के हाथ में मनी है। और इसमें एक वर्ड यूज़ होता है फेंड मनी। फेंड मनी का मतलब होता है लीगल टेंडर मनी। फेंड मनी का दूसरा नाम होता है लीगल टेंडर मनी, ठीक है। और फिर होता है डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, मतलब जो चीज़ हम बैंक से डिमांड करके लेते हैं, जो मनी हम बैंक से डिमांड करके लेते हैं, जैसे चेक्स, इस टाइप की जो मनी होती है उसको हम डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स कहते हैं। टर्म डिपॉजिट आर नॉट इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग M1 मेजर्स। ये M1 मेजर मैं आपको समझाऊंगा अभी, आप बस इसको पढ़िए। वाइल कैलकुलेटिंग M1 मेजरमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई ओनली डिमांड डिपॉजिट आर कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई एंड नॉट द टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, इजिकल्स टू सेविंग अकाउंट डिपॉजिट प्लस करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स, ठीक है। अब देखिए ये है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। पहले क्या था, 1967 से 1968 में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो थी उसमें सिर्फ 2 नैरो कॉन्सेप्ट हुआ करते थे, M1 और M2। उसके बाद 1977 में RBI ने 4 वो निकाले मेजर्स मनी सप्लाई को मेज़र करने के लिए, M1, M2, M3 और M4, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम M1 क्या होता है, करेंसी एंड कॉइन विथ पब्लिक। जितनी भी करेंसी और कॉइन जो पब्लिक के हाथ में वो, प्लस डिमांड डिपॉजिट और कॉमर्शियल बैंक, जितनी डिमांड डिपॉजिट आती है कॉमर्शियल बैंक के पास, जैसे चेक वगैरह जो हम पैसे निकालते हैं जमा करते हैं ये सब, और अदर डिपॉजिट जैसे गोल्ड वगैरह, ये सब जो होता है ये होता है M1 के अंदर, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा लिक्विड है, M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है। और M2, ये देखिए ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है M2 से, मतलब सॉरी M1 से बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। इसमें क्या होता है, M1 में जितनी चीज़ें हैं, M1 में क्या कहता है, देखिए आप ऐसे याद रख सकते हैं, CC/DD प्लस OD, यानी कि करेंसी एंड कॉइन विथ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट विथ RBI, ठीक है। तो M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, मतलब सेविंग डिपॉजिट जितनी भी हैं सेविंग बैंक में पोस्ट ऑफिस के, वो M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। और थर्ड होता है M3। इसमें क्या आता है, ये M2 से बड़ा कॉन्सेप्ट होता है ये। इसमें क्या आता है, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, मतलब जितनी भी बैंक में नेट टाइम डिपॉजिट लाइक FD RD ये सब जो होते हैं ये आते हैं M3 के अंदर। और फिर है M4, ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें आता है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। इसमें सारी चीज़ें आती हैं पोस्ट ऑफिस की सेविंग बैंक की, एक्सक्लूडिंग NSC। मैं आपको बता दूं NSC क्या होता है। NSC गवर्नमेंट की स्कीम है, एक बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड की तरह एक स्कीम होती है ये, जो कि पोस्ट ऑफिस में आती है। गवर्नमेंट की स्कीम होती है NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसकी फुल फॉर्म है। आप एक इसको देख लीजिए अच्छे से। ये सबसे ज़्यादा लीस्ट लिक्विड होता है M4, सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है M1 और सबसे कम लिक्विड होता है M4, ठीक है। आप ये इस चार्ट में भी अच्छे से देख सकते हैं। देखिए अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए मनी सप्लाई के। देखिए द 4 मेजर ऑफ मनी सप्लाई रिप्रेजेंट डिफरेंट डिग्री ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है, जो कि मैंने बताया था, विद M1 बीइंग द मोस्ट लिक्विड एंड M4 बीइंग द लीस्ट लिक्विड, जो कि मैंने बताया था आपको कि M1 जो है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है और M4 सबसे कम लिक्विड होता है। M3 इज़ वाइडली यूज्ड एज अ मेजर ऑफ मनी सप्लाई एंड इट ऑल्सो नोज द एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ सोसाइटी। M3 जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जिसको एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी कहते हैं। M1 और M2 जो है वो नैरो कॉन्सेप्ट है, जो कि 1967 में आए थे, 1967 में आए थे, ठीक है। और उसके बाद 1977 में RBI ने 4 कॉन्सेप्ट निकाले थे, जो कि M3, M1, M2, M3, M4 थे, जो कि जिसमें से M3 और M4 सबसे बड़े कॉन्सेप्ट हैं, ब्रॉड कॉन्सेप्ट हैं, और M1 और M2 नैरो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। फिर आता है हाई पावर्ड मनी। ये भी मनी सप्लाई की तरह ही, मतलब मेजरमेंट जो है 4 उन्हीं की तरह एक हाई पावर्ड मनी होता है, जिसको हम H से डिनोट करते हैं। इसमें क्या क्या होता है,
देखिए, हाई पावर्ड मनी इज़ मनी प्रोड्यूस्ड बाय RBI एंड द गवर्नमेंट। इस हाई पावर्ड मनी का मतलब वो होता है जिसमें गवर्नमेंट और RBI दोनों प्रोड्यूसर का जो मिला के जो मनी होती है वो हाई पावर्ड मनी होती है। जो अभी हम 4 मेजर देख के आए उसमें सिर्फ RBI था, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड कैश रिजर्व विद द बैंक्स। जितना कैश बैंक में रखा होता है और जितनी मनी हमारी पब्लिक के पास होती है, उन दोनों को मिला के कहते हैं हम हाई पावर्ड मनी, ठीक है। अब देखते हैं ये मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट वाइल हाई पावर्ड मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी एंड कैश रिजर्व विद बैंक्स। इट मीन्स करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक इज़ कॉमन इन बोथ ऑफ देम, ठीक है। जो करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक है ये हाई पावर्ड मनी में भी है और उसके 4 मेजर्स में भी है, मनी के 4 मेजर्स में भी है। ये दोनों में कॉमन चीज़ है, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज दैट मनी इंक्लूड्स डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक्स वाइल हाई पावर्ड मनी इंक्लूड्स कैश रिजर्व विद बैंक्स। देखिए, जो मनी है उसमें क्या इंक्लूड है, डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक्स, उसमें डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक इंक्लूड होता है, और हाई पावर्ड मनी में कैश रिजर्व विद बैंक इंक्लूड होता है, ठीक है। और H इज़ हाई पावर्ड एज कम्पेयर टू M बिकॉज कैश रिजर्व पार्ट ऑफ H, जो कैश रिजर्व है वो हाई पावर्ड मनी का पार्ट है, सर्व एज द एक्चुअल बेस फॉर द जनरेशन ऑफ डिमांड डिपॉजिट। और जो मनी है उसमें डिमांड डिपॉजिट का पार्ट है। तो अगर आपको एक वीडियो पसंद आई हो, आपको जो कुछ समझ में ना आया हो, जो समझ में आया हो, प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।